Hello friends, welcome to CS Center. We are going to discuss current affair with statistics. ठीक है, करंट अफेयर्स विद स्टैटिक्स. तो आप कहेंगे कि ये इन्फ्लेशन टॉपिक दिख रहा था, कैसे हम करंट करें. देखिए अभी क्या हुआ है, 2022 में भी हमने देखा और 2023 चल रहा है, इसमें भी देख रहे हैं. हो क्या रहा है कि जो इन्फ्लेशन या बोल सकते हो गुड्स या सर्विस, वस्तु और सेवा का जो प्राइस है, जो भाव है, वो इंक्रीज हो रहा था. लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इसमें प्राइस जो है कि डिक्रीज हुई है, काफ़ी अच्छी खासी हुई है. तो उसमें कुछ वर्ड्स भी दिए गए थे, जैसे मान लीजिए CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स. ये सारी चीज़ों को हम आज बड़े बखूबी से डिस्कशन करेंगे, कैसे कंट्रोल करते हैं. मतलब आप ये कह सकते हो, पूरा इसका जो टाइटल होगा, इन्फ्लेशन जीरो फ्रॉम इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग, ऐसे हेडिंग बनाएंगे हम, इन्फ्लेशन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम जीरो टू टॉप. ठीक है, हम इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक लंबा लेक्चर होगा. तो इस वजह से आप एकदम पेशेंस रख के बैठिए, एकदम जीरो से लेकर के टॉप लेवल पे आपको करंट अफेयर विद स्टैटिक्स से हम आपको अवगत कराएंगे. सॉरी, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, तो हमारे लिए बेटर होगा कि हमें स्पेस मिलता चला जाएगा. सबसे पहले हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे ना, ये डिफिनेशन पढ़ेंगे इन्फ्लेशन का क्या होता है. यहाँ पे दो वर्ड मैं यूज करूंगा, एक इन्फ्लेशन तो दिया है और एक दूसरा डिफ्लेशन. ठीक है, आगे हम और डिस्कस करें, बस फिलहाल यहाँ पे दो. जब किसी गुड्स या सर्विस की, वस्तु या सेवा की जब प्राइस में ना कमी आ जाए, मतलब कम हो जाए, मतलब कम का मतलब ये है कि जीरो से नीचे चला जाए. ठीक है, जीरो से नीचे चला जाए. जैसे मान लीजिए अभी 10 रुपये थी, अब 10 रुपये की भी नीचे बिक रही हो. ठीक है, या फिर एकदम बोल सकते हो कि कोई खरीदने वाला भी ना हो. आप अगर उसको फ्री में बिस्किट का पैकेट जो है, अगर मान लीजिए बिस्किट का पैकेट है 5 रुपये में मिल रहा है, पार्ले जी, ठीक है, इसको 5 रुपये या 1 रुपये में दे तब भी कोई नहीं ले. लेकिन जब इसको जीरो से भी नीचे, भाई कि ले ही जाओ, कैसे भी खाली करवाना, हमें पैसे नहीं चाहिए, उसको डिफ्लेशन बोलते हैं. इन्फ्लेशन वो होता है जब किसी गुड्स या सर्विस की जो प्राइस होती है ना, वो इंक्रीज होती रहे. मतलब आज 2 रुपये, फिर 3 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये, 10 रुपये, ऐसे बढ़ रही हो इन्फ्लेशन. तो कई तरह के होते हैं. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, हम देख लेते हैं कैसे क्या क्या वर्ड्स है. देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन का किस तरह का रिलेशन है, हम इसको पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, फिर इसके बाद टाइप ऑफ इन्फ्लेशन रेट वाइज. ठीक है, फिर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन कॉजेस बाई, मतलब कारण क्या रहा है. ठीक है, उसके बाद मेथड क्या है इसको मेजर करने का. फिर WPI और CPI, इसको WPI CPI जो बोलते हैं. फिर उसके बाद ये जो कि डिफ्लेस्टर, GDP, ये 3 टाइप होते हैं जो कि इसको कहते हैं. फिर उसके बाद जो कॉजेस बेस होते हैं, ये हम 4 से 5 हैं. हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. फिर उसके बाद मेजर्स क्या चेक किए गए हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. सम रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है इन्फ्लेशन से, उसका क्या है, जैसे मान लीजिए डिफ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, रिफ्लेशन है, स्काइफ्लेशन है. फिर रिसेंट एफर्ट्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया, इसका ट्रेंड किस तरह की रहा. तो ये हम जो वर्ड्स हैं इनको जो कि डिस्कस करने जा रहे हैं. सो आइए हम सबसे पहले देखते हैं क्या है, मतलब इन्फ्लेशन रेफर क्या करता है. ठीक है, ये जनरली प्राइस जो कि इसका लेवल इंक्रीज हो, उसको हम जो कि एक टाइम पीरियड हम फिक्स कर देते हैं, उसका इंक्रीज हो, और ये ऑल गुड्स एंड सर्विस को कैलकुलेट करता है. आई थिंक आप इसको इन्फ्लेशन को अच्छे से देख लिए होंगे. दूसरी बात, इन्फ्लेशन मेजर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे होता है. जैसे मान लीजिए अभी 2000 जो कि हमारा 12 चल रहा है, फिर 2000, फिर 13 आया, 2020, इसी से करते हुए 2023 इस पे आए. हम इन्फ्लेशन को 2 बेसिस पे करते हैं कि एक बेस ईयर पे करते हैं और एक हम कहते हैं बेस इफेक्ट के नाम पे करते हैं. आगे हम डिस्कस करेंगे बेस इफेक्ट क्या है. दो बेसिस का हम एक अपना बैकग्राउंड कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें रिलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन में क्या. देखिए, कुछ लोगों का कहना क्या है, ये सही भी है कि अगर इन्फ्लेशन है, महंगाई है किसी इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं ये मतलब
इंडिकेट करता है कि जो कि इकोनॉमिक अच्छी खासी चल रही है, लेकिन एक समय के बाद जब हाई हो जाए तो वो सही नहीं होती। तो कुल मिला के ये है कि एक बैलेंस होता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करके चलना चाहिए। उसके बाद जो मेजर्स होता है प्राइस इंडेक्स के थ्रू हम लोग करते हैं। अब हम आते हैं जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन रेट वाइज जो है उनका, कि जो मतलब 2% आज है, फिर जो उसका 5% हो जाए उस हिसाब से, ठीक है, परसेंटेज, मतलब इसका परसेंटेज के हिसाब से हम देखेंगे जो रेट है। सबसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन ये होता है जो अगर आपका 0 से लेके 2 या 3%, ठीक है, अगर महंगाई होती है तो इसको कहते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। तो ये तो मैनेजेबल होती है हमारे कंट्रोल के लिए कि मैनेज कर लिया, और ये इकोनॉमिक के लिए काफ़ी अच्छा होता है जो प्रोड्यूसर होते हैं और कंज्यूमर जो होते हैं। उसके बाद दूसरा है वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसका होता है कि अगर आप इन्फ्लेशन 3 से 10% के बीच में है, ये भी काफ़ी ठीक ठाक है, कोई उतना नहीं है, लेकिन ये है कि अब ये इंडिकेट कर रहा है कि आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है, नहीं तो फिर खतरा है आपके लिए। और इसके लिए रनिंग और ग्लोपिंग इन्फ्लेशन के भी नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे ग्लोपिंग पर फिर देखिए, अगर 10% या उस मतलब मोर देन 10% या अप टू 50% हो तो इसको ग्लोपिंग मेथड के इन्फ्लेशन के नाम से। लेकिन जब हाइपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो ये काफ़ी मतलब डेंजर होता है किसी इकोनॉमिक्स के लिए। मोर देन 50% आप समझ सकते हो कि कितना हो सकता है। इसे लार्जली मनी सप्लाई, इसमें क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन आकर व्हेन द लार्ज मनी सप्लाई इंक्रीज। हम आके डिस्कस कर देंगे क्या होता है, क्या आगे इन्फ्लेशन क्या होता है। जब वो दूसरा स्टेप पे आते हैं, कॉज क्या होते हैं कि जो इन्फ्लेशन बढ़ता है, मोस्टली हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कॉजेस बहुत से होते हैं, लेकिन मेजर कॉज जो होता है 2, एक होता है डिमांड पुल और एक होता है कास्ट पुल। डिमांड पुल का मतलब ये होता है कि लोगों के पास ना कैश या फिर बोल सकते हो क्रेडिट जो है कि अच्छी खासी क्वांटिटी में, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और कंजम्पशन ड्यू टू मतलब डिमांड या फिर कंजम्पशन दोनों एक ही तो हो गया ना। आप डिमांड तभी कहोगे जब कंजम्पशन तो वो होता है, तो इस वजह से जो है कि डिमांड पुल उसको बोलते हैं। ये होता क्यों है, जब प्राइवेट या गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को मतलब खर्चे को बढ़ा दे, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो, उसके बाद जो सेविंग है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप बैंक में रखते हो, बैंक में अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपये रखते हो, उस पर इंटरेस्ट रेट 1% मिलता है 1 साल से, तो आप क्यों सेविंग करेंगे, मार्केट में ही रखेंगे और उसका यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद लोकल एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन इन द सेंस कि ये हो जाए कि अब वैल्यू जो है कि रुपये की कम हो जाए, ठीक है, इस वजह से मतलब वैल्यू कम हो जाए। उसके बाद रिड्यूस टैक्स, जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि अगर मान लीजिए कोई 1 लाख रुपये कमा रहा है, ठीक है, ये 1 लाख रुपये कमा रहा, उस पर जो कि भी 10% लगता हो, तो मतलब 10% लग रहा तो 10,000 तो चल जाएगा, 90,000 बचेगा तो संभाल। लेकिन अब यही 5% कर दे या फिर 0% कर दे तो 10,000 रुपये बढ़ेगा, वो तो कहीं ना कहीं फिर खर्च करेगा ना। उसके बाद इंक्रीज मनी सप्लाई एंड बैंक क्रेडिट, इसके बाद ये है कि अब मार्केट में मनी को और जो कि बढ़ा दो, वो RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू कर सकती है। इसकी क्या होगा, उसके बाद इट लेड क्या होगी, डिस्पोजेबल इनकम जो कि इंक्रीज हो। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब वो होता है कि जैसे X पर्सन है, ठीक है, ये कितना स्पेंड कर रहा अपने इनकम का। मान लीजिए मान लीजिए 100 रुपये कमाता है, 1,000 रुपये, और ये 50% जो कि खर्च कर देता है, तो ये 50% डिस्पोजेबल इनकम के रूप में हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जब कास्ट पूल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन, इसको और भी बोलते हैं दूसरे नाम सप्लाई शॉक, अगर व्हेन द जनरल प्राइस राइज ड्यू टू ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या है कि इससे जो कि कॉस्ट ऑफ जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का होते हैं, जैसे मान लीजिए कि सर्विस का लैंड की प्राइस बढ़ गया, फिर लेबर कॉस्ट बढ़ गया, फिर रॉ मटेरियल बढ़ गया, तो उससे भी तो जो, जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कि हम ब्रेड लेते हैं, हम बाहर रहते हैं, ब्रेड यूज करते हैं हॉस्टल में अपने, तो अभी क्या है कि वीट जो है कि आपको मान लीजिए 20 रुपये kg मिल रही है, और इसका कॉस्ट जो कि बढ़ जाए तो 30 रुपये kg बिकने लगे, तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो ब्रेड होगा जो 20 रुपये का मिलता था, अब जो है कि 30-40 रुपये मिलेगा ना। तो कुल मिले कहने का मतलब ये। दूसरी चीज़ ये मान लीजिए लैंड प्राइस जो कि बढ़ गया, जैसे कि आप जो कि कहीं लैंड लेना चाहते हो, तो जब आप वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाओ तो उसका भी तो लैंड प्राइस इंक्लूड करेंगे। लेबर जहाँ पहले आप 100 रुपये में मिलते थे, आप डिमांड कर रहे हैं 500 रुपये देंगे तब हम 5 घंटे काम करेंगे,
तो ये सारी चीज़ें जो मिलकर के होती है कॉस्ट पूल इन्फ्लेशन होता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन जो होती है, ये देखिए ना, ये जो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट इन्फ्लेशन ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप कह सकते हो कि ये मतलब इस तरह का बैकवर्डनेस इकोनॉमिक में देखने को मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छे से काम नहीं करता हो, डिस्ट्रीब्यूशन जो स्टोरेज फैसिलिटी वो प्रॉपर नहीं, जैसे मान लीजिए आप एग्रीकल्चर प्रॉपर नहीं हो रही प्रोडक्शन, और ऊपर से हो भी रही है तो वो आप पूरे इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, तो इस इंक्लूसिव इन द सेंस कि सबको नहीं एक्सेस हो पा रहा है, तो इसको स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके बाद जो मेजर्स हम करते हैं इन्फ्लेशन को, मेथड जो होता है उसको देखिए 3 पे करते हैं। पहला WPI, दूसरा CPI और तीसरा GDP डिफ्लेशन के नाम से जानते हैं। जो WPI है होलसेल प्राइस मेजर्स है, ये होल प्राइस मंथली बेसिस पे करता है, ठीक है। पहली बार ये 1992 में लाया गया था, और इसको जो प्रेजेंट करता है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी प्रोडक्शन, DIPP अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत करता है। ये जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2009 में एक सुमित्रा चौधरी जो कि कमेटी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। इसका ये था कि WPI के मेथोडोलॉजी से जो है उसको जो कि देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए किया गया था। इसके बाद जो WPI में होता है उसमें जो नंबर्स ऑफ कमोडिटी होती है ना 697 जो कि कमोडिटी होती है, वेरियस टाइप ऑफ ये होती हैं। इसके बाद ये यूज क्या करता है, एक्स फैक्ट्री प्राइस पे करता है। एक्स फैक्ट्री प्राइस का मतलब ये होता है सेलिंग से पहले जो हो उसको जगते, इस वजह से इसमें इनडायरेक्ट टैक्स यूज नहीं किया जाता, जैसे सेल्स टैक्स होता है, वैट होता है, ये सारी चीज़ें नहीं यूज करते हैं। अब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हैं, जो हमने कहा था कि बेस ईयर या फिर बेस इफेक्ट को करते हैं। अब देखिए बेस ईयर जो होता है ना वो कंप्यूटिंग इन्फ्लेशन इकोनॉमिक परसेंटेज ऑफ द चेंजेस की बात करते हैं। जो बेस इफेक्ट होता है वो प्रीवियस ईयर की साथ, जैसे मान लीजिए कि अभी 2023 चल रहा है, तो हम अभी जनवरी का कैलकुलेट करेंगे ना, तो हम कहेंगे कि जो बेस इफेक्ट है इसका 2022 जनवरी से है, ठीक है। और ये जो बेस ईयर या जो चीज़ें डिसाइड किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, ये एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि इस ऐसा एक साल हम चूज करें बेस ईयर के लिए जहाँ पे मानसून प्रॉपर तरीके से रहा हो, एक ज़्यादा उसमें फ्लैक्चुएशन नहीं देखना, मतलब एक मॉडरेट स्टैंडर्ड पे रहा हो। दूसरी बात, नो मेजर नेचुरल क्लाइमेटिक डिजास्टर, जैसे मान लीजिए जोशीमठ में जो चला है लैंड क्राइसिस, इस चीज़ को आपको लेकर के, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे कर सकते हैं। फिर उसके बाद इन्फ्लेशन अलार्मिंग, मान लीजिए जिस साल आप डिसाइड कर रहे हो जिस क्वार्टर में, हो सकता है इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहा हो, तो उसको भी ध्यान में रखा जाए। फिर अनस्टेबल ईयर इन द टर्म द इकोनॉमी का भी नॉट कंसीडर, अनस्टेबल ईयर को नहीं किया जाता है, और ये नॉट मच गैप बिटवीन ईयर द करेंट ईयर के बेसिस पे किया जाता है। जो WPI होता है, इसका जो बेस ईयर हम यूज करते हैं 2010-11 के से करते हैं, ठीक है। पहले जो था ये 2004-5 था, लेकिन अब इसको कर दिया गया। लेकिन जो अभी 2011-12 में किया गया, इसमें 697 कमोडिटी है, लेकिन जो 2004-5 के प्रीवियस की थी उसमें जो कि कम थी, कितनी थी, 679 थी, मतलब कुछ को किया गया। और इसको जो 697 जो कमोडिटी है, इनको 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। पहली प्राइमरी आर्टिकल, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट। जो प्राइमरी प्रोडक्ट है ना, इसकी जो वेट है 22.62% है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग का सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखते हो 64 पॉइंट है, और सबसे कम फ्यूल पावर का है, जो कोल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी मिनरल को होते हैं उसको करते हैं। इसके बाद कंक्लूजन में अगर देखते हैं, बेस ईयर को मानते हैं डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द ईयर, और WPI फूड वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा हमारा जो मेजर्स करने का इन्फ्लेशन है, ये जो है कि CPI है, मेजर चेंज ऑफ रिलेट मंथली बेसिस पे करते हैं। और ये देखिए, हाँ एक आगे डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, ये गुड्स और सर्विस दोनों को करता है, लेकिन जो WPI होता है वो केवल गुड्स के बारे में ही बात करता है, सर्विस के बारे में। लेकिन CPI जो है कि WPI, और एक चीज़ यहीं ऐड करता हूँ, जो RBI इन्फ्लेशन जो देखती है वो CPI को ही यूज करती है, इधर के लिए। और ये होमोजेनस कंज्यूमर गुड्स को प्रेजेंट करती है, होमोजेनस इन द सेंस की टू होमोजेनस, जैसे कि मान लीजिए कि
रूरल का अगर इन्फ्लेशन करना है ना तो रूरल से ही कनेक्ट करेगी, ऐसा नहीं कि रूरल उसमें चक्कर दे, अर्बन का करना आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सीपीआई कई तरह की, सीपीआई अर्बन होती है, सीपीआई रूरल होती है, सीपीआई जो है कि कंबाइंड होती है, फिर सीपीआई जो है कि आपका एग्रीकल्चर लेबर होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर, कई तरह के होते हैं सीपीआई। हाँ देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो इंडस्ट्रियल वर्कर का है, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस ईयर 2016 है और ये लेबर ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत करती है। जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर से आती है उसका बेस ईयर जो कि 1986-87 है, इसको भी यही लेबर ब्यूरो जो कि पब्लिश करता है। रूरल लेबर जो हैं इसको भी जो है कि आपको इसी में करते हैं, 16 सेम है, वो जो कि लेबर ब्यूरो ही करता है। दूसरी चीज़ें देखें दोनों का सेम है, लेकिन अब सीपीआई अर्बन और रूरल, सॉरी एग्रीकल्चर लेबर और रूरल, इसमें देखेंगे जब एग्रीकल्चर की जब हम बात करते हैं ना तो जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको ही इंक्लूड लीजिए। रूरल की बात करते हैं ना तो अदर देन एग्रीकल्चर में जो होते हैं, अदर देन एग्रीकल्चर, जैसे हमारे हाउस वाइफ हो जाती हैं जो खाना वगैरह लोग बनाती हैं, फिर उसके बाद ये बोल सकते हो जो कि एग्रीकल्चर में नहीं है, मतलब सर्विस सेक्टर में हो, किसी कंपनी में काम करते हों, ठीक है, वो चीज़। इसके बाद चौथा जो आता है सीपीआई रूरल अर्बन कंबाइंड, ये 2012 इसका बेस ईयर है, ये सीएसओ जो है कि इसको पब्लिश करता है, इधर क्लियर। इसके बाद अगर हम सीपीआई जो है कि रूरल की बात करें तो इसमें 448 आइटम होते हैं। अगर अर्बन की बात करते हैं 460 जो होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं अर्बन में। इसके बाद इनका जो बेस ईयर है 2012 के मान करके हम चलते हैं, पहले जो था 2010 था, और ये डियरनेस अलाउंस को यूज करते हैं, बट जो अब WPI में नहीं करते हैं, कंप्यूटिंग डियरनेस अलाउंस, उसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है मैंने कहा ना कि RBI जो कि यूज करती है इसको, ये 2015 से किया जाता है। और CPI यूज इंस्टेड ऑफ WPI द पॉलिसी मेकर रिपोर्टिंग द उर्जित पटेल की सजे। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर इन्फ्लेशन टारगेटिंग RBI अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2000 यूज CPI कंबाइंड इंस्टेड ऑफ द पॉलिसी बेस्ड ऑन द रिपोर्ट जस्टिस। ये काफ़ी कंबाइंड में मतलब दोनों आ जाना ना, रूरल अर्बन दोनों आ जा रहा है, तो इस वजह से जो कि यहाँ पे ये हेडलाइन इन्फ्लेशन इज बेस्ड ऑन द CPI कंबाइंड। हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को भी आगे चल के डिस्कस करेंगे, और जो CPI कंबाइंड है उसमें देख लेते हैं क्या क्या आते हैं, जैसे फूड, ब्रेड, पान, बेटेल, लीव, टबैको वगैरह है, क्लॉथ, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट, मिसलेनियस वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, ये जो कि आते हैं। जब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि CPI और WPI में जब कंपैरिजन करते हैं तो इसको देख लेते हैं। ये बेस ईयर 2011-12 है और इसका 2012 है। नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं 697 है और इसका CPI में 200 है। उसके बाद जो तीसरा है वेट इंक्लूड सर्विस, तो ये जो है कि WPI केवल गुड्स को इंक्लूड करता है, CPI बोथ गुड्स और सर्विस दोनों को करता है। उसके बाद जो वेट होता है इसका अप्रोक्सीमेटली जो फूड का 22% के आसपास होता है, और इसका जो है कि वेट जो होता है फूड का 46% के आसपास होता है। उसके बाद जो स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन जो बात किया जाता है, मेजर इन्फ्लेशन इस स्टेज पे जो कि किया जाता है, लेकिन इसका जो कि फाइनल स्टेज पे किया जाता है जब कंज्यूमर उसको बाई कर लेता है, लास्ट फाइनल गुड्स पे कर सकते हो। डाटा कलेक्शन सेंट्रलाइज होता है, लेकिन ये जो कि कुछ सेंट्रलाइज जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, डिफरेंट टाउन वगैरह से जो करते हैं। टाइम लैग ये होता है कि ये क्विकर होता है, ये जल्दी होता है, जल्दी लेट टाइम लेता है। उसके बाद जो रेट ऑफ WPI इन्फ्लेशन इज ए जनरली कंपेयर टू WPI द इन्फ्लेशन, तो जो कंपेयर टू लो होता है लेकिन इसका जो कि हाई होता है इन दोनों से, मतलब इसका वेट जो कि रेट ज़्यादा होता है इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आता है GDP डिफ्लेटर। GDP डिफ्लेटर का मतलब जब हम GDP डिफ्लेटर की बात करते हैं ना, GDP करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस से डिवीजन करने के बाद हमें जो कि GDP डिफ्लेटर का जो कि हमें ओपिनियन मिलकर के आता। यहाँ पे हेडलाइन इन्फ्लेशन को देख लेते हैं, फिगर द रिपोर्ट द थ्रू द मेजर द कंज्यूमर एक्सपीरियंस, ठीक है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आइटम कैटेगरी को इंक्लूड करते हैं। जो कोर इन्फ्लेशन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकर्स के लिए, ये एक्सक्लूड करता है जो ज़्यादा मतलब उनकी प्राइस वोलेटाइल, जैसे फूड वगैरह कुछ जो आइटम है एनर्जी, तो उनको एक्सक्लूड करके जो स्टेबल होती है उनको जो है कि वो रिकग्नाइज करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे कॉजेस क्या हैं उनको देख लेते हैं कि कॉजेस क्या क्या हैं उनके। फिर उसके बाद देखिए अगर कॉज क्या होता है, अगर सप्लाई डिमांड अगर मिसमैच हो जाए ना तभी ये होता है। अगर डिमांड मान लीजिए इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई डिक्रीज हो जाए तो ऑटोमेटिक तो बढ़िएगी ना। उसके बाद मान लीजिए डिमांड बढ़ी रही, सप्लाई अपने आप में कांस्टेंट है, तब भी तो दिक्कत आएगी ना। मोस्टली हम इसको दो पार्ट में करते हैं कि डिमांड साइड फैक्टर और सप्लाई साइड फैक्टर। सप्लाई मतलब वो कि मतलब किस वजह से जो कि सप्लाई मतलब रुक जाए, डिमांड इस वजह से कि गवर्नमेंट जो कि पब्लिक है जो उसके पास बोल सकते हो कि क्रेडिट बहुत ज़्यादा हो, पैसे बहुत ज़्यादा हों और वो जो है कि डिमांड अच्छे खासे करते हों। सॉरी, नेक्स्ट आर्टिकल पे देखिए, यहाँ पे देखिए, हाँ इसी पे देखिए एक और आता है फिलिप्स कर्व आता है। फिलिप्स कर्व ये शो करता है ना कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कहता है ना कि जब ये इन्फ्लेशन होता है ना, अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हो कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होती है। इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए 5% इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है कि परसेंटेज पे 3% होगी। लेकिन जब इन्फ्लेशन एकदम कम हो जाए तो इससे रीज़न क्या है कि जब डिमांड ही नहीं रहेगी, ठीक है, जब डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन क्यों करेंगे लोग। डिमांड है, प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। फिर उसके बाद मेजर्स चेक, जो मेजर्स होते हैं चेक करने के लिए कि क्या क्या होता है, तो मोस्टली हम 3 पैरामीटर करते हैं। एक फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, अनमॉनेटरी। फिजिकल पॉलिसी में जो गवर्नमेंट होती है वो अपना स्टेप लेती है। मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई जो होती है वो जैसे एसएलआर, सीआरआर, ठीक है, आरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एक्सेट्रा जो भी हो। एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब होता है जैसे मान लिया एक्सपोर्ट आप बैन कर दो, जैसे अभी लेटेस्ट में हुआ था वीट को लेकर के, तो आप बैन कर दीजिए जो कि उसको। फिर इंपोर्ट और ईच कर दीजिए, इंपोर्ट अच्छा खासा आने लगे तो हमारे अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो हम आते हैं तो हमने इसी फिजिकल जो कि इसमें मेजर्स में देख सकते हैं क्या क्या है हमारे में। फिजिकल इसमें देखते हैं फिजिकल मेजर्स में क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है। रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में करेगी, जैसे मान लिया कि रिड्यूस प्राइवेट स्पेंडिंग, डिक्रीज नॉन डेवलपमेंट प्रोडक्शन, फिर अवॉइडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग की वगैरह करते। फिर उसके बाद अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें जो आरबीआई करती है, ठीक है, तो इसमें क्या है क्वांटिटेटिव मेजर करती है, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं, सीआरआर, एसएलआर वगैरह जैसी चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल। फिर जो क्वांटिटेटिव होता है मार्जिन, रिक्वायरमेंट, मोरल एडमिनिस्ट्रेटिव में मतलब वो जो प्रिवेंटिंग ब्लैक मनी, बैन एक्सपोर्ट कर देते हैं, सस्पेंड फ्यूचर ट्रेडिंग, फैसिलिटेट सप्लाई द गुड्स और सर्विस, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये सारी चीज़ें लोग करते हैं। इसके बाद जो उर्जित पटेल 2013 में कमेटी स्टैब्लिशमेंट की थी आरबीआई के द्वारा, उन्होंने कुछ मेजर्स दिए थे, कहा था कि ना कि आप क्या क्या मेजर ले सकते हो टू रिवाइज एंड स्ट्रेंथन द मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, रिकमेंडेड अप्रोप्रिएट नॉमिनेट एंकर कंडक्ट मॉनिटरी पॉलिसी को लिए। और तो फिर इसने ये भी सजेशन किया था, रिकमेंडेड फोकस ऑन ओनली वन सब्जेक्ट द इन्फ्लेशन टारगेटिंग। तो इसी से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी निकल कर के आई, इसका जो मेजर काम है वो 4% प्लस माइनस जो कि 2% भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, वाइल इन्फ्लेशन टारगेटिंग नीडेड इन इंडिया, डिफरेंट जो कि उन्होंने सजेशन दिया था। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं हम देख लेते हैं, वर्ड्स जो हैं देखिए, डिफ्लेशन है और रिफ्लेशन है, इन्फ्लेशन है, डिसइन्फ्लेशन है और डिफ्लेशन। फिर डिफ्लेशन का मतलब ये होगा कि आप जीरो के नीचे आ गए, मतलब महंगाई एकदम माइनस में चल रही, एकदम हाई ही नहीं, तो ये कंटिन्यूअली अगर 2-3 महीने तक होती है ना, 3 महीने तक, तो इसको डिफ्लेशन। लेकिन मतलब माइनस 5-6 डिग्री 5-6 परसेंटेज लेके 0% तक जाती है, इसको डिफ्लेशन भी बोलते हैं। जब 0 से लेकर के आपका ऊपर जाए 5 तक या 6 जो भी जाए, उसको हाईएस्ट जाएगा तो उसको इन्फ्लेशन करते हैं। लेकिन जब हाईएस्ट पे जाने के बाद अब नीचे आने लगे, जैसे मान लिया 5 गया है, अब ये नीचे आता है तो 0 हो जाए, तो 5 और 0 के बीच में जब होता है तो इसको डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर 0 के नीचे अगर जाने लगा तो फिर वो इन्फ्लेशन पे ही आ जाते हैं, उसी पे जहाँ पे से चले थे। फिर उसका हाउसिंग इंडेक्स ये होता है कि आप देखिए जो प्रॉपर्टी होती है हम खरीदते हैं हाउस वगैरह, उसको इंडेक्स। ये 10 मेजर सिटियों में डिफरेंट टाइम जो कि कंडक्ट करवाते हैं। बेस ईयर जो है इसका 2010-11 है
और आरबीआई इसका कंडक्ट करवाती है और पब्लिश भी आरबीआई ही करती है। रिसेंट एफर्ट्स गवर्नमेंट ने जो किया था हम इसको देख लेते क्या है, या फिर ये पूछ सकता है कि फ्यूचर में क्या करेगा, कैसे करेगा। तो इसके लिए ये है ना, जैसे कि मान लिया कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1945 है, इसको जो कि अप्लाई कर दे कि भाई कि नहीं ये एसेंशियल कमोडिटी है, इसको आप जो कि इसको ब्लैक मार्केट में नहीं कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। तो ये सारी, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंक्रीज कर दो। जीएसटी इंप्लीमेंट किया 2017 में, वो काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रहा कि जो कि एक्सेसिबल अफोर्डेबल जो कि फूड मिलेगा। फिर बैनिंग एक्सपोर्ट को बैन कर दो भाई, अवेलेबिलिटी होनी चाहिए आपके डोमेस्टिक मार्केट में। फिर गवर्नमेंट स्टॉक होल्डिंग लिमिट, फिर उसको गवर्नमेंट जो कि अपनी होल्डिंग को और कैपेसिटी को बढ़ा देगी। फिर उसके बाद बफर स्टॉक को बढ़ाएगी। फिर उसके बाद है कि एक स्कीम, अगर प्राइस स्टेबलाइज फंड्स है तो ऐसी स्कीम निकालने के लिए ये चीज़ें जो करते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हमने इन्फ्लेशन से रिलेट करके किया, और आई होप ये संभालने वाले तो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, उसमें कर सकते हैं आप। हालांकि बस आप टॉपिक लिए इन्फ्लेशन जो क्वेश्चन है इसका मैं अलग से लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, उसको आप जो कि वहाँ से कवर अप कर लेना, राइट। सो आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।